नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। देहरादून में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में चल रहे कोविड टीकाकरण कैंप का मुआयना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का उत्साहवर्धन भी किया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने टीकाकरण करने आए सचिवालय कर्मियों के परिजनों से बातचीत भी की। वहीं सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने सचिवालय में टीकाकरण कैंप के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया है। तो कोरोना के खिलाफ सीएम तीरथ सिंह रावत पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। सीएम ने कोविड टीकाकरण कैंप का मुआयना किया है और सीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों का उत्साहवर्धन भी किया है और उनकी तारीफ की है कि लगातार जिस तरह से कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी सेवाएं पूरे प्रदेश को दी हैं, वो सच में तारीफ के काबिल है, अमूल्य है। उन्होंने कहा कि जो भी संभव मदद प्रदेश की सरकार द्वारा होगी वो स्वास्थ्य कर्मियों को लगातार दी जाएगी और इस योगदान को कभी भी पूरा प्रदेश भुला नहीं पाएगा। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच विश्व प्रसिद्ध हिमालयी धाम यमुनोत्री के कपाट सीमित संख्या में तीर्थ पुरोहितों और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में शुक्रवार को खोल दिए गए। कपाट खोलने के दौरान इस साल भी श्रद्धालु मौजूद नहीं रहे। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते ऐसा लगातार दूसरी बार हुआ है जब श्रद्धालु मौजूद नहीं थे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने पर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बधाई भी दी है और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने वर्चुअल दर्शन के निर्देश दिए। तो कोरोना संकट के बीच यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। तीरथ सिंह रावत ने कपाट खुलने पर बधाई दी है। मंत्री सतपाल महाराज ने वर्चुअल दर्शन किए हैं और सभी लोगों को यहां पर बधाई दी गई है। लेकिन यह दूसरी बार ऐसा हुआ है जब श्रद्धालु यहां पर मौजूद नहीं रहे। तो मंत्री सतपाल महाराज ने भी वर्चुअल दर्शन किए हैं। प्रत्यक्ष रूप से जाकर वहां पर कोई श्रद्धालु दर्शन नहीं कर पाया क्योंकि कोरोना संकट के बीच यहां पर श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति नहीं है। तो कोरोना संकट के बीच यमुनोत्री धाम के कपाट खुल चुके हैं। आपको बताएं कि तीरथ सिंह रावत ने भी कपाट खुलने पर यहां पर बधाई दी है। वहीं बाबा केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली आज सादगी पूर्वक केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर चुकी है। इस अवसर पर देवस्थानम बोर्ड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे जो कल केदारनाथ पहुंचे। देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 17 मई को सुबह 5 बजे श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। पूजा पाठ से जुड़े कुछ ही लोगों को धामों में जाने की अनुमति दी गई है क्योंकि कोरोना संकट के बीच किसी को भी प्रत्यक्ष रूप से वहां पर पहुंचने की इजाजत नहीं दी गई है। तो केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली प्रस्थान कर चुकी है। कल सुबह डोली केदारनाथ पहुंच जाएगी और यहां पर केदारनाथ धाम के मीडिया प्रभारी ने जानकारी दी है कि जैसे ही कपाट खुलेंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ पुरोहित मौजूद होंगे जो कि पूजा पाठ के लिए वहां पर उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा किसी भी श्रद्धालु को वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। श्रद्धालुओं को अभी प्रत्यक्ष दर्शन की अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि कोरोना संकट में यह दूसरी बार ऐसा हो रहा है जब श्रद्धालुओं को अनुमति नहीं मिली है। तो कल सुबह डोली केदारनाथ पहुंचेगी और केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली प्रस्थान कर चुकी है। और इस दौरान यह भी जानकारी दी गई मीडिया प्रभारी द्वारा कि किसी भी तरह से श्रद्धालुओं को यहां पर जाने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए कोई भी श्रद्धालु दर्शन की लालसा लेकर ना पहुंचे। सिर्फ और सिर्फ पूजा पाठ से संबंधित जो पुरोहित होंगे उन्हीं को ही यहां पर उपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई है। कुछ प्रशासनिक अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे और कुछ सुरक्षा बल यहां पर मौजूद रहेंगे जो कि डोली के साथ चल रहे हैं।
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए हरिद्वार में जिला प्रशासन को अपने आश्रम में जगह दे दी है। मंत्री सतपाल महाराज के आश्रम में 200 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। वहीं सतपाल महाराज ने आज इस सेंटर का उद्घाटन किया है। इस दौरान कई विधायक भी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कोरोना काल में ये क्वारंटीन सेंटर मरीजों के इलाज के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा और यहाँ 200 बेड के अलावा मरीजों के लाने ले जाने के लिए एम्बुलेंस और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी उनके आश्रम प्रबंधन की तरफ से निःशुल्क की जाएगी। तो मंत्री सतपाल महाराज ने यहाँ पर एक मिसाल पेश की है। अपने आश्रम में क्वारंटीन सेंटर बनाया है। 200 बेड का यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। नगर आश्रम ने आज 100 कमरे 200 बेड का ये जो हमारे कमरे हैं 200 बेड के, ये हमने जिला प्रशासन को दे दिए हैं और यहाँ पर एम्बुलेंस की सुविधा भी हम निःशुल्क देंगे और उसके साथ साथ जो लोग यहाँ भोजन करेंगे उनको भी निःशुल्क भोजन की सुविधा दी जाएगी। इस समय सबको मिलजुल करके काम करना है और लोगों की सेवा करनी है। सभी से मैं आग्रह करता हूं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और सैनिटाइजेशन करते रहें। सबसे बड़ी सेवा, देश की सेवा यही है कि हम वैक्सीनेशन लगाएं और इसका लाभ हम निश्चित रूप में। ये हमारे ज़िले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोगों का काफ़ी समय से डिमांड था जो माननीय मंत्री जी से कि अगर यहाँ प्रेमनगर आश्रम में हो जाए तो ये बीच में पड़ता है आश्रम और लोगों को सुविधा देखते हुए भी काफ़ी अच्छा है और खाना अगर यहाँ से मिलेगा और एम्बुलेंस की भी सुविधा होगी तो जो यहाँ रहेंगे निश्चित रूप से काफ़ी अच्छी व्यवस्था होगी और रूम भी काफ़ी अच्छा है, बेड वुड भी बहुत अच्छे हैं। बाकी भी सुविधा उनको मिलेगी तो आगे के लिए उनके लिए अच्छा होगा। तो हम वो देख लेते हैं एक बार और जो भी ज़रूरत होगी ज़रूर करेंगे हम। तो यहाँ पर अपने आश्रम में क्वारंटीन सेंटर बनाया है सतपाल महाराज ने और इसके बाद वहाँ पर सीएमओ ने भी इसका कारण स्पष्ट किया है कि ये आश्रम बीचों बीच पड़ता है जिससे कि यातायात में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तमाम लोग अब इसका लाभ ले पाएंगे। और आपको बताएं कि 200 बेड का यहां पर क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। सतपाल महाराज ने क्वारंटीन सेंटर बनाने के लिए हरिद्वार में जिला प्रशासन को अपने आश्रम में जगह दे दी है। मंत्री सतपाल महाराज के आश्रम में 200 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। वहीं सतपाल महाराज ने आज इस सेंटर का उद्घाटन भी किया है। इस दौरान कई विधायक भी मौजूद रहे। इसी दौरान मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कोरोना काल में यह क्वारंटीन सेंटर मरीजों के इलाज के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। वहीं खबर मसूरी से है, जहां पर पहाड़ों की रानी मसूरी में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। मसूरी में पिछले 15 दिनों से पानी की बूंद तक नहीं आई है। छोटे छोटे बच्चे कंधों पर डिब्बे उठाकर पानी के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर पानी भरने को मजबूर हैं। कोरोना काल में जहां सभी लोगों को घरों में रहने के लिए सरकार और प्रशासन प्रेरित कर रहा है, वहीं छोटे बच्चे पानी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो पानी की बूंद के लिए लोग यहां पर लगातार तरस रहे हैं। घरों में 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है। मासूम बच्चों के लिए मुसीबत लगातार जारी है। लोग यहां पर पानी के लिए काफी दूर तक जाते हैं। मासूम बच्चे भी अपने कंधों पर पानी को ढोकर अपने घर तक पहुंचा रहे हैं। स्थिति में किसी काम से यहाँ पर आया था और मैंने देखा यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो 7-8 साल के जो लोग आज इस कोविड महामारी में बाहर नहीं निकल रहे, उनको मजबूरन यहाँ पर बाहर निकलकर जगह जगह से पानी भरते हुए यहाँ पे बच्चे हैं। मैंने अधिशासी अभियंता पनेलू जी से संपर्क करने का प्रयास किया था लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिल रहा। उसके बाद मैंने अवर अभियंता रावत जी से बात की है और मैंने कहा है कि ये आप सुनिश्चित करिए कि शाम तक किसी तरह से भी इन लोगों तक पानी पहुँचे। हम कम से कम, ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम इनके घरों में पानी तो दे सकते हैं जिससे कि ये लोग बाहर निकलना पड़े। तो मासूम बच्चों के लिए यहां पर लगातार मुसीबत जारी है। कोरोना काल चल रहा है, बाहर निकलने के लिए सरकार ने खुद मना किया है, लेकिन पानी की कुछ ऐसी मार इन परिवारों पर पड़ी है कि बाहर निकलने के लिए वो मजबूर हैं और प्रशासन भी
इस तस्वीर को देखकर अब सकते में आ चुका है, क्योंकि प्रशासन के पास भी अब इस बात का कोई जवाब नहीं है कि हम घरों से बाहर क्यों निकले हैं। यहां पर जब बच्चों ने कारण स्पष्ट किया प्रशासनिक अधिकारियों के सामने कि उनके घर में 15 दिनों से पानी नहीं आया और वो पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, उसके बाद प्रशासनिक अधिकारी तुरंत एक्शन में आए और जो अधिशासी अभियंता हैं उनको निर्देश जारी किए हैं कि कम से कम 1 या 2 दिन के अंदर ही तुरंत पानी घरों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इस तरह की तस्वीरें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। तो पानी की बूंद बूंद के लिए मसूरी के लोग लगातार तरस रहे हैं। यहाँ पर मासूम बच्चे अपने घरों से पानी भरने के लिए काफ़ी दूर तक आ रहे हैं और जब प्रशासनिक अधिकारियों ने इस तरह के हालात देखे तो वहाँ के स्थानीय अधिशासी अभियंता को निर्देश जारी किए गए हैं कि तुरंत शाम तक इनके घरों में पानी पहुँचाया जाए, क्योंकि ये ऐसी परिस्थिति है जिसमें घर से निकलने के लिए लोगों को मना किया गया है और अगर पानी घर तक नहीं पहुंचेगा तो लोग बाहर निकलेंगे, संक्रमित होकर अपने घर वापस जाएंगे, जिससे कि पूरे प्रशासन के ऊपर ही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा हो जाता है। कोरोना काल में बाजार में किसी भी तरह की कालाबाजारी ना हो, किसी भी ग्राहक से अतिरिक्त धनराशि न वसूल की जाए, इसको लेकर कर्णप्रयाग के एसडीएम वैभव गुप्ता ने मंडी समिति के सचिव और व्यापारियों को फलों और सब्जियां उचित दरों पर बाजार में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी व्यापारी द्वारा गलत तरीके से ओवर रेटिंग की जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने दुकानों पर व्यापारियों को रेट लिस्ट चस्पा करने के आदेश भी दिए हैं कि रेट लिस्ट आपको प्रकाशित करनी ही होगी। उससे अधिक कीमत पर अगर आपने किसी भी तरह से सामान बेचा तो आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कालाबाजारी को लेकर एसडीएम सख्त हो चुके हैं चमोली में और व्यापारियों को सख्त निर्देश दिया गया है। सब्जियों के उचित दरों पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और यह भी कहा है कि एक रेट लिस्ट बनाकर आपको दुकान के बाहर लगानी होगी, ताकि ग्राहकों को रेट लिस्ट देखकर ही पता चल जाए कि कितनी कीमत का सामान है। इससे ऊपर की कीमत अगर आपने ली ग्राहक से और अगर ग्राहक की शिकायत आती है तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कर्णप्रयाग क्षेत्र में विगत कुछ समय से फल सब्जियों आदि के दाम बढ़ने की सूचना आ रही थी। इस क्रम में परियोजना स्तर पर एक समिति बनाई गई है जिसमें तहसीलदार कर्णप्रयाग, मंडी सचिव और पूर्ति निरीक्षक सदस्य हैं। आज इसी क्रम में इस परियोजना स्तरीय समिति की बैठक हुई जिसमें गौचर और कर्णप्रयाग क्षेत्र के फल सब्जी विक्रेता भी शामिल हुए और इसमें विभिन्न फल सब्जियों का एक रेट फिक्स करने पर चर्चा हुई। इसमें मार्केट सर्वे भी किया गया है और उनसे उनके जो फल सब्जी विक्रेता है उनसे उनकी राय भी ली गई। उसमें जो भी मार्केट में जो सर्वे पर जो न्यूनतम सब्जी किसी फल सब्जी का जो भी न्यूनतम रेट पाया गया उस पर एक परसेंटेज उनके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और उनकी वेस्टेजेस लगाने के बाद जो एक रेंज हमने हर फल सब्जी की डिसाइड कर दी गई है और इसमें फल सब्जी विक्रेताओं की भी सहमति मिली। कर्णप्रयाग क्षेत्र में विगत कुछ समय से चारधाम कपाट खुलने का आगाज आज से हो चुका है। कोरोना संक्रमण के चलते राज्य सरकार ने यात्रा पर रोक लगा रखी है। कोरोना काल में कोई भी श्रद्धालु धामों में आकर दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अक्षय तृतीया को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने की पौराणिक परंपरा है। तो चारधाम कपाट खुलने का सरकार ने तीर्थयात्रा पर रोक लगाई है। कोरोना संक्रमण को लेकर यह रोक लगाई गई है क्योंकि अगर यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं तो संक्रमण और ज़्यादा फैल सकता है, जिसके चलते कुंभ से एक सबक लेते हुए यहाँ पर तीर्थयात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। कोई भी श्रद्धालु नहीं जाएगा ताकि कोरोना संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। आपको मालूम हो कि प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ दोपहर 12:15 बजे खोल दिए जाएंगे। मां यमुना की उत्सव डोली सुबह 9:15 बजे खरसाली शीतकालीन मंदिर से समेश्वर यानी शनिदेव की डोली की अगुवाई में यमुनोत्री धाम के लिए रवाना होगी। यमुनोत्री मंदिर समिति एवं पंच पंडा समिति ने सभी तैयारियां पूरी भी कर ली हैं। स्थानीय प्रशासन ने 25 लोगों को मंदिर कपाट खोलने की अनुमति दी है। इसमें तीर्थ पुरोहित, देव डोलियों को ले जाने वाले वाद्यंत्र वादक ही जा पाएंगे। मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं उप जिलाधिकारी चतर सिंह चौहान ने बताया कि पौराणिक परंपरा के अनुसार यमुनोत्री धाम के कपाट खोलने की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां यमुना के कपाट खोल दिए जाएंगे। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी का अनुपालन किया जाएगा।
कपाट खोलने के लिए 25 लोगों को अनुमति दी गई है और कोविड नियमावली का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि तीर्थयात्रियों के दर्शन पर भी रोक लगाई गई है। यमुनोत्री धाम के बाद 15 मई को प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। मां गंगा की उत्सव डोली 14 मई को मुखवा मुखी मठ से सुबह 11:45 गंगोत्री धाम के लिए रवाना हो चुकी है और रात्रि को बाबा भैरव मंदिर में मां गंगा मैया की उत्सव डोली विश्राम करेगी। 15 मई को मां गंगा के कपाट विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खोल दिए जाएंगे। कोविड के चलते गंगा मां की डोली के साथ 25 लोगों को अनुमति दी गई है। तीर्थ पुरोहित मां गंगा की पूजा अर्चना करते रहेंगे, लेकिन यात्री दर्शन नहीं कर पाएंगे, इस पर रोक लगाई गई है। वहीं धारचूला में जामा मस्जिद में ईद की नमाज अता की गई है। इस दौरान कोरोना नियमों का पालन किया गया। कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए 5 लोगों ने नमाज अता की है। इस दौरान देश को कोरोना से मुक्त होने की दुआ भी मांगी गई है। तो वहीं धारचूला में जामा मस्जिद में नमाज अता की गई है। कोरोना नियमों का पालन किया गया है। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि सरकार की जो गाइडलाइन जारी की गई है, सभी हजरात से मेरी गुजारिश है कि इस सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई उस पर सभी हजरात अमल करें। और जैसा कि हमने कई बार ऐलान किया था कि सभी हजरात ईद की नमाज अपने घर ही पढ़ेंगे, ताकि इससे हमें कोई नुकसान ना पहुँचे। और सभी हजरात अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएँ कि अल्लाह तबारक व तआला पूरे मुल्क से इस बीमारी को ख़त्म। मैं इस पे ये कहना चाहूँगा कि सरकार की जो गाइडलाइन जारी की गई, तो यहाँ पर नमाज अता की गई है, लेकिन कोरोना के जो नियम थे, जो गाइडलाइंस थे, उनका ठीक से पालन किया गया है। पूरे देश में अमन चैन की यहाँ पर दुआ भी मांगी गई है और लोगों से भी अपील की गई है कि इसी तरह से कोरोना की गाइडलाइंस का आप सब लगातार पालन करते रहिए। बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी के हालात हैं पूरे देश में और सबसे ऊपर एक दूसरे की जान को सुरक्षित रखना है और इसका सबसे कारगर तरीका यही कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित रहिए, सामाजिक दूरी के नियम का ठीक से पालन कीजिए। कोविड गाइडलाइंस का बशर्ते कड़ाई के साथ पालन बहुत जरूरी है। तो धारचूला में जामा मस्जिद में भी ईद की नमाज अता की गई है और इस वक्त कोरोना गाइडलाइंस का यहां पर पूरी तरह से पालन किया गया है। तो कोरोना नियमों का यहाँ पर धारचूला में जामा मस्जिद में जब नमाज अता की गई उसका ठीक से पालन किया गया है और लोगों से अपील की गई है कि आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन कीजिए। बहुत ही संकट की घड़ी है पूरे देश के सामने। इस वक्त कोरोना से सभी को बचाना प्राथमिकता है। धार्मिक कार्य भी कोरोना गाइडलाइन के नियमों के तहत चलाए जा सकते हैं, उनको पूरा किया जा सकता है और इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि धार्मिक कार्य हो और उसके साथ साथ कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी हो। अगली खबर अब रुड़की से, जहां पर रुड़की में कोरोना महामारी की इस दौर में जहां बहुत से लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और वहीं कुछ लोग बेड और रेमडेसिविर सहित ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने में जुटे हुए हैं। मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन ने मुंबई से 47 ऑक्सीजन के कंटेनर मंगवाए हैं, जिससे कोरोना मरीजों को बेहद राहत मिलने वाली है। तो यहाँ पर एक मिसाल पेश की गई है। विधायक का सराहनीय कार्य यहाँ पर सामने आया है। 47 ऑक्सीजन के कंटेनर मंगवाए गए हैं, ये लोगों को बांटे जाएंगे। कोरोना मरीजों को इसके चलते काफी राहत मिलने वाली है। 47 हैं। मैंने 50 मंगाए थे, 3 पूरे नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने कहा था 2-3 दिन लगेंगे। मैंने नहीं, आप जितने वो भेज दो। मुंबई में से आए हैं, यहाँ तो अवेलेबल ही नहीं है, आसपास किसी भाव अवेलेबल नहीं है अब ये। और मुंबई से मैंने हवाई जहाज़ से मंगाए हैं, ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, और वहाँ से मैं इनको अभी लेकर आया हूँ। अच्छा, गाड़ी से अगर ये आते तो 3-4 दिन 5 दिन लग सकते थे इसको आने में,
तो मैंने, क्योंकि 3-4 दिन का हमारे पास टाइम नहीं है, यहाँ लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो अभी ये आए हैं, फिर अभी इनको चेक करवाएंगे कि सब चल रहे हैं, सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। और 30 में मंगलौर विधानसभा सर्किल में 30 ग्राम सभाएँ हैं, 30 की 30 ग्राम सभा में एक यहाँ दिया जाएगा और फिर मंगलौर में, और ज़रूरत के हिसाब से फिर इसको हम इस्तेमाल करेंगे। उत्तराखंड ही नहीं, देश का पहला लग्जरी कोविड केयर सेंटर टिहरी जिले के भागीरथीपुरम में बनकर तैयार हो चुका है। इसमें कोरोना संक्रमित मरीजों के मनोबल को बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने हर प्रकार की सुविधा प्रदान की है। भागीरथीपुरम में बना लग्जरी कोविड केयर सेंटर में जो भी कोरोना संक्रमित मरीज आएगा उसे यहाँ घर जैसा वातावरण मिलने वाला है। यहाँ पर योगा, संगीत, लग्जरी कमरे की व्यवस्था मिलेगी। साथ ही संक्रमितों को इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए भर्ती मरीज को 2 बार काढ़ा भी पिलाया जाएगा। तो टिहरी में लग्जरी कोविड सेंटर बनकर पूरी तरह से तैयार है। सेंटर में भर्ती मरीजों को लग्जरी सुविधाएं मिलेंगी ताकि मरीज का मनोबल ऊंचा रहे, उसे मानसिक शांति मिलती रहे। यहां पर आए मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती होने जैसी कोई अनुभूति ना हो, इसके लिए उनके मनोरंजन की व्यवस्था के साथ साथ घर में रहने जैसा वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। टिहरी डीएम ईवा श्रीवास्तव ने बताया कि यहां पर 450 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है और यहां पर 100 बेड ऑक्सीजन के होंगे, जिसका संचालन स्वास्थ्य विभाग ही करेगा। वहीं सेंटर में इस बात का भी खासा ध्यान रखा जाएगा कि एक कमरे में केवल 3 व्यक्तियों को रखा जाए ताकि एक दूसरे के बीच सामाजिक दूरी के नियम का निरंतर पालन हो सके। इसके अलावा कोविड केयर सेंटर से ठीक होकर वापस अपने घर जाने वाले व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर प्लाज्मा डोनेट करें। इस हेतु सेंटर के निकासी द्वार पर हस्ताक्षर के लिए बैनर की भी व्यवस्था की गई है। रोगियों को पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए कैंटीन की भी व्यवस्था की गई है। 400 बेड की बहुत बड़ी फैसिलिटी बनी है। इसमें हमने ये देखा है कि लोगों का मनोबल थोड़ा ऊंचा रहे वहां पर, क्योंकि कोविड में कई बार मानसिक भी दबाव में बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं। तो इसके लिए हमने वहां पर म्यूजिक सिस्टम लगाया है जिसमें कि इस तरीके के ऑडियो बजेंगे जिससे योगा कर सके आदमी, या फिर योगा मेडिटेशन, उसके अलावा भजन वगैरह होंगे। तो इससे ताकि लोगों का वहां पर 14-15 दिन जो उनको कोविड के काटने पड़ते हैं तो वो उनके लिए वहां पर काटना उनके लिए आसान हो जाए। तो इस प्रकार से हमने उसको एक मॉडल कोविड केयर सेंटर बनाने की कोशिश की है। उसमें और भी कई फीचर्स हैं, जैसे जाते समय थोड़ा पौधारोपण कर लें ताकि उनको रहे कि ठीक है उन्होंने यहाँ पर अपना समय अच्छे से गुजारा और अब वो जा रहे हैं। तो इस प्रकार हमने वहां पर लोगों के लिए कुछ अलग तरीके की व्यवस्थाएं करने की कोशिश की है ताकि बाकी कोविड सेंटर से वहां उनके एक्सपीरियंसेस कुछ अलग हो जाए। टिहरी के देवप्रयाग तहसील के बौंठ गांव में आई भीषण आपदा से गांव की उपजाऊ भूमि बह चुकी है। वहीं गांव की पाइपलाइन टूटने से ग्रामीण कई समस्याओं से भी लगातार जूझ रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान जसवीर सिंह बिष्ट ने कहा है कि पटवारी ने आपदाग्रस्त क्षेत्र का जायजा लिया, लेकिन शासन ने अभी तक कोई आपदाग्रस्त क्षेत्र के जायजा लेने नहीं आया है। इसमें गांव में आने जाने वालों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और लोग आपदा के चलते बिजली पानी की समस्या से भी जूझ रहे हैं। आपदाग्रस्त ग्रामीणों ने विधायक से गांववासियों की मदद करने की मांग की है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।